गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा कोई ऑब्जेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या अंतर है। ओके, तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट एनी कॉज। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सिर्फ मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया तो ऊपर से नीचे आने में उस पर कौन कौन सा फोर्स लगा उसके बारे में भी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन द काइनेमेटिक्स सिर्फ ऊपर से नीचे आया तो उस ऊपर की वेलोसिटी कितनी होगी, नीचे की वेलोसिटी कितनी होगी, एक्सेशन कितना काम कर रहा है, तो वो सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे कि हम मोशन का कॉज क्या है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उसके बारे में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सब हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। डायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन ऊपर लग रहा है फोर्स, नीचे लग रहा है। तो कॉज ऑफ मोशन जिसमें पढ़ते हैं उसको डायनेमिक्स बोलते हैं, और जिसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में नहीं पढ़ते हैं उसको काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ओके, नाउ राइट इट। तो काइनेमेटिक्स is the branch of physics in which we study about motion of any object without knowing cause of motion। ओके, तो काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें कि हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कॉज ऑफ मोशन क्या होगा उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायनेमिक्स डायनेमिक्स इज द branch of physics in which we study about motion with knowing the cause of motion। ओके, तो हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, ये हो गया काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्ट और मोशन। हाउ कैन वी डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड हाउ कैन वी डिफाइन एनी ऑब्जेक्ट इन मोशन। अगर एक ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन में बैठा हुआ दो आदमी है, एक सामने एक एक सीट पे बैठा हुआ, एक उसके सामने वाला सीट पे बैठा हुआ है, और ट्रेन की स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर। तो क्या वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, अगर कोई आदमी ट्रेन के बाहर है, ओके, और ट्रेन चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो क्या दो आदमी ट्रेन के बाहर है और दो आदमी ट्रेन के अंदर है, क्या वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसको डिफाइन करना है।
So how can we define anything in rest or in motion? Okay. If we have to define any object in the rest or motion, first know that it is a relative quantity. ये एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है कि किसी को देख के हम ये कह सकते हैं कि वो रेस्ट या मोशन में है। देखा जाए तो पूरी की पूरी बॉडी मोशन में भी है और पूरी की पूरी बॉडी रेस्ट में भी है, क्योंकि अर्थ चारों तरफ घूम रहा है। तो जो आदमी अर्थ के बाहर होगा और तो वो हमें लगेगा कि हम लोग अर्थ पे घूम रहे हैं, तो हम सब के सब मोशन में भी हैं। लेकिन जो आदमी अर्थ पे ही है और वो हमको देख रहा है, उसे लगेगा कि हम रेस्ट में हैं। तो रेस्ट और मोशन इज नॉट अ एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। ओके, ये एक तरह का रिलेटिव क्वांटिटी है। ओके, जिसे हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देख के कह सकते हैं कि यह रेस्ट में है या मोशन में है। ओके, तो चलिए लिखते हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। ए बॉडी इज said to be in rest if their position does not changes with respect to another body, another person, with passage of time। ओके, तो टाइम के पासिंग के साथ अगर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन का चेंज नहीं होता टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम उसे कहते हैं कि रेस्ट में है। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल बताया था ट्रेन वाला, वो लिख लीजिए। 2 person sitting in train are rest with each other। ओके, तो दो पर्सन एक ही ट्रेन में बैठा हुआ है और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, क्योंकि समय के पासेज के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होने वाला, उसको बोलते हैं रेस्ट में। नाउ कम टू द मोशन, हाउ कैन वी डिफाइन एनीबॉडी इन द मोशन। तो ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ देयर पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। टाइम के चेंज के साथ जो होता है उसका पोजीशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, उसको मोशन कहेंगे। इसको लिखिए, ए बॉडी इज said to be in motion if their position changes with respect to one another। okay, with respect to one another with passage of time। एक से एग्जाम्पल में लिखिए, पर्सन
outside the train are in motion respect to person inside the train. Okay, now come to the concept of point object. पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्या है? तो मैकेनिक्स में लोग समझता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है। ओके, और उससे हम एक मास नहीं करते हैं। जैसे कि ट्रेन मूव कर रहा है, तो अगर ट्रेन का नेम नहीं दिया हुआ हो तो समझते हैं कि ट्रेन जो है एक पॉइंट मास की तरह मूव कर रहा है। मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल का दो पहिया होता है, एक आगे का एक पीछे का। मोटरसाइकिल का भी कुछ ना कुछ लंबाई होता है, तो समझते हैं मोटरसाइकिल को कि वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह वो आगे बढ़ रहा है। उसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट is assumed in mechanics to solve the problem। ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कोई भी बॉडी को एक एज ए पॉइंट मास की तरह बिहेव करते हैं और फिर उस पर कैलकुलेट करते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ओके, मोशन इन स्पेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे तीन वो एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी को मोशन में देखते हैं, उसको बोलते हैं मोशन इन स्पेस। ओके, ए बॉडी in x, y and z axis move with respect to fixed point। फिक्स पॉइंट मतलब कि ओरिजिन। ओके, अब इसी के बेसिस पे को तीन भाग में बांटा गया है। एक होगा वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन। तो पहले समझते हैं कि वन डायमेंशन मोशन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन है, तो वन डायमेंशन ऑफ मोशन कहने का मतलब हुआ कि पार्टिकल जो होता है एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा होगा, बाई में मूव कर रहा होगा, चाहे जेड में मूव कर रहा होगा, तब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। उसको बोलेंगे हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन। अगर बात किया जाए मोशन इन टू डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन क्या होता है? अगर कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के बीच में जाए, तो वो एक प्लेन में जाए, तो बाई जेड के प्लेन में जाए, चाहे जेड और एक्स के प्लेन में जाए। तो एक्स बाई, बाई जेड, जेड एक्स, ये तीनों के बीच में किसी भी प्लेन में अगर वो मूव करता है तो उसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट तीनों डायमेंशन में मूव कर रहा है, उसका जो होता है डिस्टेंस जो है तीनों डायमेंशन में चेंज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मोशन इन थ्री डायमेंशन। ओके, पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट changes only in one direction
उसको बोलते हैं वन डायमेंशन मोशन। दूसरा क्या है हमारा, टू डायमेंशन मोशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes only in any of two axes or in x by z और z x प्लेन, उसे बोले टू डायमेंशन। नेक्स्ट हमारा है थ्री डायमेंशन मोशन। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट changes in on three direction is called थ्री डायमेंशन मोशन। Okay, now come to some basic point। पहला डिस्टेंस, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा स्पीड, चौथा वेलोसिटी और पांचवा एक्सीलरेशन। ओके, हमें 5 पॉइंट के बारे में समझना है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, velocity is a vector quantity and acceleration is a vector quantity. Speed is a scalar quantity, distance is a scalar quantity. Okay, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। इसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो इस चैप्टर में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे उसमें भी यूनिफॉर्म मोशन होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, तो उसका यूनिफॉर्म मोशन और उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका हम पूरा कंप्लीट नाम दे सकते हैं इस चैप्टर में, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर इन सर्कुलर प्लेन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर प्लेन। ओके, now discuss everything one by one। समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पार्ट कवर इन a given interval of time between two fixed points is known as a distance।
डिस्टेंस क्या होता है? दो फिक्स पॉइंट के बीच का गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में दो फिक्स पॉइंट के बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअल पार्ट हम कवर किए उसको डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओके, शॉर्टेस्ट पार्ट कवर बिटवीन टू पॉइंट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। एक दिए हुए टाइम में दो पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस की कोऑर्डिनेशन करेंगे हम लोग स्पीड के साथ, और हमें डिस्प्लेसमेंट की कोऑर्डिनेशन करेंगे हम वेलोसिटी के साथ। ओके, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी बाई टाइम। द चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is known as the acceleration. Okay, now come to the uniform motion. What is uniform motion? A body is said to be in uniform motion if their position changes with respect to time in a regular manner. It is known as the uniform motion. Now come to the non-uniform motion. Non-uniform motion क्या होता है? Position of an object changes with respect to time irregularly, not uniform, is known as the non-uniform motion. Okay, तो हमें लगभग ये 7 चीज के बारे में हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए। ये 7 चीजें हमें इसका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम सबको लिखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। एक्चुअल पार्ट कवर्ड इन अ given interval of time between any two fixed point। ओके, फिर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस covered by an object in a given interval of time between two fixed points। Okay, now come to the speed। Speed is distance covered with respect to time, and velocity displacement
cover with respect to time। ओके, ये आ गया हमारा स्पीड ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो हमारा 5 चीज का डिफिनेशन मालूम चल गया कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ओके, अब हम समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। यह हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और कोई ऑब्जेक्ट दौड़ता है हेमी सर्किल किया। ओके, तो अब इसका कोई पूछेगा कि डिस्टेंस क्या कवर करेगा। तो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल पार्ट क्या होगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, जो भी हमारा हेमी सर्किल पाई आर। अब पूछेगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका। तो ए और बी के बीच का दूरी कितना होगा? हमारा डायमीटर होगा। तो अगर एक का रेडियस आर होगा तो इधर भी आर होगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। ओके, अब हम बात करते हैं स्पीड का। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमारा डिस्टेंस कितना कवर हुआ इसमें? पाई आर डिवाइड बाई टी। और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 2r रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, और हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो क्या करेंगे? v बाई टी। ओके, तो हमारा इतना कितना? पाई आर बाई टी और डिवाइड बाई टी। ओके, ये समझ गए। तो हमें 5 चीज़ों के बारे में कंसेप्ट अच्छा हो गया। ओके, अब नाउ कम टू यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to be in uniform motion if their position changes at regular interval। ओके, जब अगर उसका पोजिशन होता है रेगुलर इंटरवल पे चेंज होता है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? if their position changes non-uniform।
with respect to time is called the non-uniform motion। ये हम बेसिक चीज जान गए। अब कुछ समझते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ओके, और एक एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की बात, इसमें क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। यहाँ पे बड़ा चेंज है, चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम। ओके, अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी का, यहाँ भी वही करेंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। ये सब हुआ हमारा बड़ा चेंज हुआ। ओके, लेकिन हमसे कोई पूछेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ओके, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, एक छोटे से टाइम इंटरवल के पास। तो छोटा सा टाइम इंटरवल क्या होगा, बहुत ही छोटा। तो अगर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी इसका लिमिट टू जीरो कर दें, तो लिमिट टू जीरो करने का मतलब क्या हुआ, जीरो के करीब, लेकिन जीरो नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 0.00000001, तो वह एक बहुत ही छोटा सा चेंज हुआ। लेकिन अगर एक का मान 100 होगा, एक का मान 10 होगा, तो दोनों के बीच का चेंज कितना होगा, 90। उसी प्रकार से एक का मान 100 होगा, एक का मान 20 होगा, तो दोनों का चेंज होगा 80। तो एक बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन अगर एक का मान 100 होगा, एक का मान 99.99999 होगा, तो इसका हम जो चेंज करेंगे तो इसका मान होगा 0.000001। ओके, तब ये हमारा जो आएगा dx/dt। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इसी को भी बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अगर हमारा डेल्टा एक्स अगर दिया हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर डेल्टा एक्स दिया हुआ रहेगा डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस जब उसको करने का होगा तो उसको लिमिट टू जीरो करना पड़ेगा। लिमिट टू जीरो करने का मतलब कि उसका टाइम लगभग जीरो के बराबर ही हो, मतलब चेंज बहुत ही कम हो दोनों के बीच में, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, मतलब कि क्षण भर, हिंदी में इसको कहा जाए तो इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है क्षण भर। तो क्षण भर में जो हमारा चेंज हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। ओके, नाउ कम टू द जनरल फॉर्मूला। ओके, तो हमारा इसमें न्यूटन का जो तीन का फॉर्मूला है उसके बारे में बात करते हैं। तो इस v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये हुआ न्यूटन का एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला इसका होता है a इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है इसमें, v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 फॉर्मूला ही हम लोग को जानना है मेन रूप से। ओके, और बाकी सारा फॉर्मूला होता है का दो उसको भी जान लेते हैं, क्योंकि ये सब 9th में हम पढ़ चुके हैं। अब 11th में आए हैं तो कुछ नया सीखते हैं। एक होता है फॉर्मूला SN8, उसका मान होता है U प्लस हाफ A 2n-1। n क्या है? nth सेकेंड, मतलब कि एक होता है 5 सेकेंड होता है, एक होता है 5वां सेकेंड होता है। तो 5 सेकेंड क्या हुआ? 0 सेकेंड से लेकर 5 सेकेंड के बीच में जो भी एक्टिविटी हुआ वो हम काउंट करेंगे। अब 5वां सेकेंड का मतलब कि हम 0 से लेकर 4 सेकेंड की बात नहीं कर रहे हैं, हम 5वां सेकेंड की बात कर रहे हैं। दैट इज एंड सेकेंड। एक होता है एंड सेकेंड, एक होता है एंड सेकेंड। एक हुआ 5 सेकेंड, एक हुआ 5वां सेकेंड, दोनों दो चीजें हैं। ओके, तो ये न्यूटन का फॉर्मूला को हमें याद रखना है। अब फॉर्मूला तो इसमें 3 से 4 ही है और 4 से 5, मैक्सिमम फॉर्मूला 5 हो सकता है इसमें। पूछिए 5 क्या, आप तो 4 ही बताएं। तो एक फॉर्मूला इसमें होता है एस इक्वल टू यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी। ये हुआ 5वां फॉर्मूला। तो हम लोग 9th स्टैंडर्ड में 3 फॉर्मूला, एक और स्टैंडर्ड बढ़ा 4 फॉर्मूला, और एक और स्टैंडर्ड बढ़ा 5 फॉर्मूला। तो हमारे पास पूरे हो गए 5 फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला तो इसमें 5 ही है, लेकिन क्वेश्चन इसमें अनेक हैं। क्वेश्चन का इसमें वेरिएशन बहुत होता है मैकेनिक्स में। ओके, तो इसको सीखना है, और फॉर्मूला तो बहुत कम है, तो यहाँ पे सब आपको लॉजिक लगेगा। ओके, तो हम लोग का मैकेनिक्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमें इसका ग्राफ पढ़ना है, तो ग्राफ का वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे। ओके, आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। द एंड। अगर इससे कुछ सीखे हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।